ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਵਸੀਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਕਟਰ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਟਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ एक्सपीरियंस की गल करिए तो कितना का रहा थोड़ा एक्सपीरियंस? होटल मुंबई के बाद सारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली। मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनली ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पांस मिला सबको, और फिल्म बहुत पसंद की गई। लोगों के मैसेजेस काफ़ी आए वर्ल्ड वाइड, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और कुछ लोगों को तो आपका नंबर पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, तो उन्होंने पर्सनल मैसेजेस भी किए, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग लगी एज एन एक्टर। और बड़ा मज़ा आया ये कि आपकी परफॉर्मेंस लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपका काम लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिल्म पसंद की, और इससे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मानते हुए काफ़ी अच्छी फीलिंग लगी उसके बाद। सर अगर हम बात करें आपके रोल की, तो एज अ टेररिस्ट एक रोल को निभाना कितना डिफ़िकल्ट था या कितना इजी था? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इजी तो नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था, और आई गेस किसी भी एक्टर के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है, हम सोचते अलग हैं, हमारी बैकग्राउंड अलग है। तो जब एक टेररिस्ट का कैरेक्टर हमने किया होटल मुंबई, जैसे आपको पता होगा 26/11 के अटैक का, तो उस कैरेक्टर की साइकी को अंडरस्टैंड करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एंथनी मार्स जो डायरेक्टर थे, उसने कहा था कि मुझे सिर्फ ऐसे ही नहीं चाहिए कि कोई टेररिस्ट आए, जो कि रियल लाइफ में हुआ कि गन्स ली और शुरू हो गई। मुझे उनके अंदर क्यों वो कर रहे हैं और क्या उनकी साइकोलॉजी है उसको करने के लिए, वो देखना चाहिए। तो उसके लिए हमने काफ़ी स्टडीज़ किया, वीडियोस गो थ्रू किए सारे एक्टर्स ने, रिसर्च मटेरियल्स थे, हमने उसको गो थ्रू किए, वर्कशॉप्स की, स्क्रिप्ट रीडिंग्स की। हम सारे जो मेन टेररिस्ट हैं, हम सब ने बैठ के उसको इम्प्रोवाइज़ किया, उसकी मेंटालिटी को समझने की कोशिश करी, और काफ़ी कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी। तो उसकी मेंटल स्टेट को समझना ज़्यादा मुश्किल था, और उसमें अपने आप को ढालना, और उसको अपने आप को अंडरस्टैंड करना, उसके साथ आप रिलेट नहीं करते हो वो लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। बट जब हम एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने क्यों किया। सर ये रोल आपको कैसे मिला? लाइक किसी ने अप्रोच किया या आपने खुद ऑडिशंस दिए, कैसे? हाँ, ऑफकोर्स ऑडिशन हुए थे। हमारे एक काफ़ी अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, काफ़ी इंटरनेशनल काम किया, त्रिशांत सरकार, और तो उन्होंने इसके लिए ऑडिशन किया था मुझे। उन्होंने वो मुझे फ़ोन किया। आई थिंक मैं पहला बंदा था जिसने होटल मुंबई के लिए मुझे पहला एक्टर था जिसने ऑडिशन किया। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कैसी फिल्म कर रहा हूँ और मैं तुमको ऑडिशन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे एटलीस्ट 10 दिन चाहिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए, उस मेंटालिटी को समझने के लिए, क्योंकि आप जैसे देखेंगे वो टेररिस्ट जितने भी थे वो काफ़ी यंग थे, यू नो, अपने 20, 22, 21 इस सब की एज में थे। तो मुझे वो थोड़ा स्पेस, अपने आप को उस स्पेस में ढालने के लिए और उस कैरेक्टर को समझने के लिए कि मैं ऑडिशन, क्योंकि हम ऑडिशन देते हैं एज एन एक्टर तो कोशिश करते हैं कि पूरा अपना 100% दें। एंड जब मुझे पता चला कि इंटरनेशनल फिल्म है तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी हमें, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू गिव माय 100%, दैट्स इट। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। सो या आई जस्ट टुक इट लाइक 10 days फ्रॉम हिम एंड आई गेव द ऑडिशन। सो या दैट्स ऑल स्टार्टेड एक्चुअली। अगर हम बात करें फिल्म की, तो उसमें जो भी आपके को कैरेक्टर्स थे, तो आप सबको पर्सनली पहले से जानते थे या वहीं फिल्म के दौरान ही मिले सबको? मैं किसी को भी नहीं जानता था। आई थिंक जैसे सिर्फ अमन और इन सबको हम ऑडिशन के दौरान मिले। हाँ, तो ऑडिशन के दौरान, ऑडिशन होने के बाद हम सबका हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ, जिसमें हमें एटलीस्ट 30 लोग सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे एंथनी मार्स ने, जो डायरेक्टर हैं होटल मुंबई के। सो वहाँ पे हमको 4-4 के ग्रुप में हमें डाल दिया गया। 4-4 जो मेन टेररिस्ट थे हमें 4-4 ग्रुप में बनाया गया। सबको सीन्स दोबारा दिए गए, हमने दोबारा इम्प्रोवाइज़ किए,
तो इस तरह से एंथनी ने शॉर्टलिस्ट किया हम चारों को, तो हम सबकी वहीं पे मुलाकात हुई थी और वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई। जब हम फाइनलाइज हुए तो वहाँ से हमने अपना कैरेक्टर को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए वहाँ से अपना प्रोसेस शुरू जी कर सर। दिया। हाँ जी। ये तो थी आपके होटल मुंबई की जर्नी के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में। कैसे आपका फिल्म में आना हुआ? कब आपने पहली फिल्म स्टार्ट करी या आपको मिली, या कैसे आपने अपने आप को फिल्म्स में आप लेके आए? मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग, कॉलेजेस सब कुछ यहीं से हुआ। मेरे फादर्स राजस्थान से थे, सो बहुत पहले हम सब दिल्ली में आ गए थे। तो मैंने अपनी स्कूलिंग, पढ़ाई सब यहीं से की, और थिएटर मैंने दिल्ली से किया। मंडी हाउस में एक ग्रुप था, वहाँ से मैंने थिएटर शुरू किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर श्री राम सेंटर है परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैंने वहाँ पे वोकेशनल इवनिंग कोर्स होता है एक्टिंग का 2 साल का, वहाँ से कंप्लीट किया। और वहाँ ड्यूरिंग करते करते मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, और वहीं से मुझे फ़िल्म स्कूल FTI पुणे का मुझे पता चला कि ऐसा कोई एक स्कूल, क्योंकि हम इतने उस वक्त इतने मेच्योर नहीं थे कि हमें एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन करियर बनाना था। तो वहाँ से जब मुझे FTI का पता लगा और मैंने जब उसको गूगल किया, पता चला कि इतने महान लोग वहाँ से पास आउट हैं, तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई शुड ऑल्सो गिव लाइक अ शॉट, लाइक जस्ट ट्राई कि मेरा एडमिशन होता है कि नहीं। और मैंने ट्राई किया, मेरा एडमिशन हो गया, और FTI पहुँचने के बाद सारी जर्नी बदल गई। सो हाँ, और उसके बाद ओके, अगर हम बात करें मूवीज़ की, एड्स की, टेलीविज़न की, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहते हैं? क्या आप एड्स करना चाहते हैं या मूवीज़ में ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने आप को? क्योंकि ये होता है कई बार कि हमको एक पॉइंट पे ही स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ मूवीज़ ही करनी है, और एक होता है कि एक्टर नहीं, जो मुझे काम आता है मुझे करना है, बीइंग एन एक्टर मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ऑनेस्टली मेरी फिल्म्स ही फोकस रहे हैं, क्योंकि एज एन एक्टर जिस तरह से मेरी ट्रेनिंग हुई है FTI में, और जिस तरह से हमने वर्ल्ड सिनेमा को देखा है, बड़े बड़े महान एक्टर्स, डायरेक्टर्स, और तो आप उनसे इतनी इंस्पिरेशन लेते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा काम करें एज एन एक्टर। हमेशा हर चीज़ पैसे के लिए नहीं की जाती है, बट ऑफ कोर्स पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट एक अच्छा सिनेमा से जुड़ना चाहते थे, अच्छा सिनेमा करना चाहते थे। और तो ज़्यादा फोकस हमारा फिल्म पे रहा है। और ऐसा नहीं है कि टीवी हमने ट्राई नहीं किए, ट्राई किए थे ऑफ कोर्स, काफ़ी ऑडिशन दिए बॉम्बे के, जो बहुत बिगनिंग में जो एक ऑडिशन प्रोसेस होता है उसमें हमने किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कभी सिलेक्शन हुआ नहीं। किस्मत हॉलीवुड ले जाना चाहती थी, तो हाँ, हम फिर हॉलीवुड आ गए। जी सर, प्लीज़ हमारी ऑडियंस को आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं जो आप कर चुके हैं और जो आने वाले हैं। जैसे मेरी पहली फिल्म जिसमें मेरा छोटा पार्ट था बट इंटरेस्टिंग पार्ट था, शिमला मिर्च। मैंने छोटे काम शुरुआत में काफ़ी किए हैं। तो शिमला मिर्च थी, रमेश सिप्पी साहब जिन्होंने शोले बनाई थी, महान डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनकी फ़िल्म थी। और जोगी मलंग कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ऑडिशन किया था। और जब वो एक सीन, छोटा सीन वो मुझे मिला और मैंने उसको किया अपना पूरा 100% दे के, तो मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। और सर ने बताया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और इस डेट को शूट है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, कि बैक ऑफ माइंड में आपके ये चल रहा था कि रमेश सिप्पी साहब जिन्होंने शोले बनाई हैं, उनके साथ काम करने को मिल रहा है। एंड राजकुमार राव हमारे सीनियर हैं और हर फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्टर इतने बढ़िया एक्टर हैं, उनके साथ काम करने को मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटमेंट थी। और फर्स्ट फिल्म थी तो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरे हुए थे हम। तो वो, और शक्ति कपूर साहब के साथ सीन था, तो इतने लेजेंडरी एक्टर हैं, तो एकदम आप शुरू में तो आप थोड़े सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, बट एज एन एक्टर आप ट्रेंड है, तो आपको पता है कि अपने नर्व्स को कैसे डाउन करना है, एंड एज एन एक्टर कैसे चीज़ों को फेस करनी है। तो बहुत खूबसूरत था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो भी सीन था बहुत अच्छा गिव एंड टेक हुआ। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। सर, होटल मुंबई देखने के बाद किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने आपको अप्रोच किया अपनी फिल्म के लिए? कास्टिंग डायरेक्टर्स, जैसे हमने बताया कि अभी आजकल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट आपको एज एन एक्टर अप्रोच नहीं करते हैं। आपको कास्टिंग डायरेक्टर एक काफ़ी एक ऐसा डेजिग्नेशन हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का फ़ोन आता है, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया काम को। जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्होंने हमारी फिल्म देखी है, और हम सबका काम बहुत अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने ऑडिशंस के लिए बुलाया। अभी ऐसा कुछ क्रैक नहीं हुआ, और थोड़ा हम सोच रहे हैं कि लाइक थोड़ा जितना अच्छा, क्योंकि एक अच्छी फिल्म से आप जुड़े हैं, होटल मुंबई जैसी इतनी अच्छी फिल्म से आप जुड़े हैं, तो चाहते हैं कि और अच्छा काम करें और बेहतर काम करें और ग्रो होएं एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग।
तो थोड़ी सी जो प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। तो अप्रोच हो रहे हैं, बट अभी एज एन लाइक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट यस जो होगा फिर आपको पता चलेगा। सर बॉलीवुड में नेपोटिज्म का इशू जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? नेपोटिज्म ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी पहले से चलती आ रही है इंडस्ट्री में। सो ये बैलेंस, मुझे लगता है ये बैलेंस ही है। हमेशा लोगों ने क्वेश्चन किया है नेपोटिज्म को, और जो बाहर के आउटसाइडर हैं, जैसे हम आउटसाइडर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या हमें हमारे कैलिबर्स को नहीं पहचाना जाता है। हाँ, हम फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रोड्यूसर्स या बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको एक ऑफ़र, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आसान होता है उनको मिलना, क्योंकि वो शुरू से इस प्रोसेस में और इस इंडस्ट्री में रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको ये पता है कि एक अच्छे एक्टर का होना उनके प्रोजेक्ट में कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मैं अभी की बता रहा हूँ, मैं अपनी जनरेशन की बता रहा हूँ, मैं उससे पहले की मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं अपनी जनरेशन की बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और जिसको मेरा एज एन एक्टर मुझे चाहिए तो मुझे लेगा, और किसी और को चाहिए तो किसी और को लेगा। तो काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट हाँ मैं कहूँगा कि लाइक नेपोटिज्म तो आपके सामने सब है ही है, बट ऐसा नहीं है कि हम बाहर के जो एक्टर्स हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम काम कर रहे हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम जो आपने हमें दिया, रुतबा पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ रुतबा पंजाब ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी मज़ा आया बात करके, थैंक यू। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।